अगर आप जे.एंड.के की बात करें तो जे.एंड.के में पहले मैं जम्मू की आपसे बात करूंगा। पॉपुलेशन के हिसाब से जम्मू प्रोविंस का अगर आप पूरा देखोगे तो करीबन 5,000 से 6,000 केसेस नए रजिस्टर होने चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, वो इसलिए कि पहले सर्विक्स कैंसर नंबर वन पे था। बच्चेदानी का जो मुंह का कैंसर या ग्रीवा का कैंसर होता है वो नंबर वन होता था फीमेल्स में इंडिया में। लेकिन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से वो होता है तो उसकी वैक्सीनेशन ड्राइव्स, उसकी अवेयरनेस इनिशिएटिव्स इतने आए कि लेडीज ने अपनी उस हेल्थ की तरफ और गुप्तांगों की स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया तो उससे वो कम हो गया। ये ही है अवेयरनेस इनिशिएटिव्स। मेल्स में भारत में ओरल हेड एंड नेक कैंसर्स और लंग कैंसर कॉमन है। ओरल कैंसर, इन सभी का अगर आप एक कॉमन तत्व देखोगे ना, वो तंबाकू है। अगर तंबाकू हमारी जीवन शैली से किसी भी फॉर्म में, स्मोक वाला या नॉन स्मोक वाला, जो गुटखा वगैरह आप कहते हैं, अगर ये निकाल दिया जाए तो 40% कैंसर होगा ही नहीं। उस टाइम पे अगर आप देखेंगे 30 से 40 के 1930 और 1940 के बीच में कैंसर रजिस्ट्री जो हुई थी, एक ब्रिटिश इंडिया का एक सर्वे है जिसमें कैंसर पहले 10 रोगों में नहीं था। ओके। आज ये दूसरे नंबर पे आ गया है और बड़ी जल्द ये जिस तरीके से बढ़ रहा है एक पेंडेमिक की शक्ल ले रहा है, और कहीं हमें ये है डर कि 2030 में ये पहले नंबर पाना आ जाए। और डेथ्स के लिए तो मान रहे हैं कि ये एक बड़ा जंक ले रहा है डेथ्स के रूप में। तो उसके अलावा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल ना अपनाएं, थोड़ा सैर करें, व्यायाम करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन, व्यायाम वगैरह किया जाए और मौसमी फलों वगैरह का सेवन किया जाए तो कैंसर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा सर्टन ऐसे फैक्टर जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे आप देखेंगे जो हम आजकल एक दिखावे वाला लाइफस्टाइल हमने अपना लिया है। पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं। तो जिस फूड को पैकेज्ड और प्रोसेस्ड किया जा रहा है उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जा रहा है। वो हमारे लिए बना तो नहीं था लेकिन हम खा रहे हैं। आज वर्ल्ड कैंसर डे है और इस मौके पर कैंसर किस तरह से लगातार देश और दुनिया में पनप रहा है और आखिर इससे बचने के लिए किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक कबरोल, जो रेडिएशंस ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं नॉर्थ इंडियन जोन के। बहुत ज़रूरी है देश में इस चीज़ पे चर्चा करना और इस बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आखिर इस समय देश में कैंसर की स्थिति क्या है? क्या पेशेंट्स पहले से बढ़ रहे हैं या फिर इसमें कोई जो है डाउनफॉल आया है? नमस्कार दीपक जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आप आए और इस अहम मुद्दे पे आपने डिस्कशन के लिए मुझे चुना है। एक्चुअली जो कैंसर है, अगर आप कह रहे हैं कि बढ़ रहा है देश में, नंबर ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन उसकी कुछ वजूहत ये भी हो सकती है कि अवेयरनेस थोड़ी बहुत बढ़ी है। प्लस पेरिफेरल एरियाज में भी अब ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं तो डायग्नोसिस नेचुरली बढ़ेगा। अदरवाइज आगे जो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए नहीं आगे आते थे वो अब आगे आ रहे हैं तो नंबर थोड़ा बढ़ रहा है। एज स्टैंडर्डाइज रेशो के हिसाब से या क्रूड इंसिडेंस रेट के हिसाब से अगर आप भारत की जो कैंसर रजिस्ट्री है उस पर नज़र डालेंगे तो करीबन 80 से 100 आप पर लाख कह सकते हैं पेशेंट आते हैं, नए पेशेंट एक साल में। और अगर आप इसको ओवरऑल देखें, एक साल में करीबन 16 से 17 लाख पेशेंट्स नए एक कैंसर पूल में सम्मिलित होते हैं। और जो ऑलरेडी जो प्रेवलेंट केसेस होते हैं वो 35 से 40 लाख, एक डेटा आईसीएमआर ने पब्लिश किया था 42 लैक्स कहते थे, कुछ लोग ग्लोबल का डाटा कम है तो मैं आपको 35 से 40 ऑन एन एवरेज कहूंगा कि ये प्रेवलेंट केसेस हैं। तो ये भारत का ओवरऑल सिनेरियो है। अगर आप जे.एंड.के की बात करें तो जे.एंड.के में पहले मैं जम्मू की आपसे बात करूंगा। पॉपुलेशन के हिसाब से जम्मू प्रोविंस का अगर आप पूरा देखोगे तो करीबन 5,000 से 6,000 केसेस नए रजिस्टर होने चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री जो जम्मू मेडिकल कॉलेज की है या अदर मेडिकल कॉलेजेस की जो आप मिला लोगे तो ओवरऑल 3,000 के करीब पेशेंट वो बनेंगे। तो कहीं ना कहीं वो शॉर्टफॉल हो रहा है, तो उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है जिसके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचे कि जो ये आपको प्रॉब्लम हो रही हैं, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे, तो वो डॉक्टर को बताएं और उनमें अगर कैंसर निकलता है तो वो डायग्नोज होकर रजिस्टर हो। डॉक्टर दीपक, आजकल देखा जाए तो कौन सा जैसे बीच में बहुत सारी एक चर्चाएं हुई थी कि लेडीज में खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर इस समय देखा जाए मौजूद स्थिति में, अगर हम पोस्ट कोरोना या ड्यूरिंग कोरोना की बात करें, तो किस तरह के ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स जो है निकल कर आ रहे हैं?
देखिए कोरोना से कैंसर की इंसिडेंस पे विजा विज किस टाइप का कैंसर आना है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि ये जरूर है कि कुछ कैंसर की डायग्नोसिस लेट स्टेजेस में हुए, क्योंकि अर्ली स्टेज में वो ट्रीटमेंट के लिए आ नहीं पाए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ऐसा ही वजूहत रही। ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, वो इसलिए कि पहले सर्विक्स कैंसर नंबर वन पे था, बच्चेदानी का जो मुंह का कैंसर या ग्रीवा का कैंसर होता है वो नंबर वन होता था फीमेल्स में इंडिया में। लेकिन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से वो होता है तो उसकी वैक्सीनेशन ड्राइव्स, उसकी अवेयरनेस इनिशिएटिव्स इतने आए कि लेडीज ने अपनी उस हेल्थ की तरफ और गुप्तांगों की स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया, तो उससे वो कम हो गया। ये ही है अवेयरनेस इनिशिएटिव्स। तो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि वो डायग्नोज ज्यादा होना शुरू हो गया, क्योंकि हमने जो भी एसोसिएशंस या इंडिविजुअल्स इसमें लगे हुए हैं उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को प्रमोट किया या मैमोग्राफीज हुई या अदर टेस्ट से वो जल्दी डायग्नोज हुए, तो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा। और सर्विक्स कैंसर चूंकि वो एसोसिएटेड था गुप्तांगों की अस्वच्छता से और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, तो वो वैक्सीनेशन की वजह से और अवेयरनेस की वजह से कम हुआ। प्लस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ब्रेस्ट कैंसर, तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पहले भी ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन पे ही था। तो जैसे ये छोटी सिटीज में भी थोड़ा सा सिडेंट्री लाइफस्टाइल महिलाओं में भी बड़ा, लेट मैरिजेस होनी शुरू हुई, लेट चाइल्ड बर्थ शुरू हुई, उसकी वजह से भी वो एक कारण तत्व है जो आगे हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के, तो वो बढ़ना थोड़ा शुरू हुआ। मेल मेंबर्स में देखा जाए तो डॉक्टर साहब, मेल मेंबर्स में किस तरह का कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और वो उसके कारण क्या है? मेल्स में भारत में ओरल हेड एंड नेक कैंसर्स और लंग कैंसर कॉमन है। ओरल कैंसर, इन सभी का अगर आप एक कॉमन तत्व देखोगे ना, वो तंबाकू है। अगर तंबाकू हमारी जीवन शैली से किसी भी फॉर्म में, स्मोक वाला या नॉन स्मोक वाला, जो गुटखा वगैरह आप कहते हैं, अगर ये निकाल दिया जाए तो 40% कैंसर होगा ही नहीं। जैसे कि मैं हर अपने इंटरव्यू में बताता हूँ, आप उड़ीसा बिहार को अगर कंपेयर करेंगे पंजाब से, तो आप देख लेंगे कि जहां तंबाकू का सेवन कम है वहां कैंसर कम कम है। है ओरल। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से जनता से यही वो रहेगा एक मैसेज कि आप सिगरेट स्मोकिंग और तंबाकू किसी भी फॉर्म में लेना बंद करें, तो कैंसर से बचा जा सकता है। 40% कैंसर प्रिवेंटेबल है, वो होगा ही नहीं। डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट कैंसर बहुत सारा देखने को मिलता है इवन जम्मू कश्मीर में या नॉर्थ इंडिया में। वो उसके केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, उसके क्या रीजंस हैं? देखिए ये एज रिलेटेड डिजीज़ है। प्रोस्टेट कैंसर एज रिलेटेड डिजीज़ है। ये गुदूद जैसे ही बढ़ता है, नॉर्मल भी बिनाइन हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट की शुरू हो जाती है 40 साल के बाद। तो वो कई बार जब एज बढ़ती है तो मेलिग्नेंट कन्वर्जन उसकी बिकॉज ऑफ सर्टन जेनेटिक रीजंस, और ये जो फैटी फूड ज़्यादा खाने से, जंक फूड ज़्यादा खाने से, रेड मीट ज़्यादा खाने से, या असंतुलित आहार से, प्लस कुछ और कारक तत्वों की वजह से ये बढ़ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, 1947 अगर आप ले लें, भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी 37 ईयर, आज है 70 ईयर। जी। तो प्रोस्टेट उस टाइम नेचुरली नहीं था कैंसर रजिस्ट्रीज में, आज है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। जैसे जैसे लाइफ स्पैन बढ़ा, लाइफ टाइम वैसे वैसे इस कैंसर के नंबर बढ़े। उस टाइम पे अगर आप देखेंगे 30 से 40 के 1930 और 1940 के बीच में कैंसर रजिस्ट्री जो हुई थी, एक ब्रिटिश इंडिया का एक सर्वे है जिसमें कैंसर पहले 10 रोगों में नहीं था। ओके। आज ये दूसरे नंबर पे आ गया है और बड़ी जल्द ये जिस तरीके से बढ़ रहा है एक पेंडेमिक की शक्ल ले रहा है, और कहीं हमें ये है डर कि 2030 में ये पहले नंबर पाना आ जाए। और डेथ्स के लिए तो मान रहे हैं कि ये एक बड़ा जंक ले रहा है डेथ्स के रूप में। तो इससे वो क्यों, क्योंकि लेट स्टेज में आ रहा है, तो उसीलिए अवेयरनेस इनिशिएटिव्स की जरूरत है ताकि जल्दी से जल्दी ये तो डायग्नोस। डॉक्टर साहब हमने डिस्कस किया किस तरह के कैंसर आजकल देश में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, मेल्स में या फीमेल्स में। अब ये बात करते हैं कॉमन कि आखिर कारण क्या है कैंसर होने के, सबसे बड़े रीजंस क्या क्या मुख्य हैं? देखिए सबसे मुख्य रीज़न, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये तंबाकू, सिगरेट स्मोकिंग, उसके अलावा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे सिडेंट्री लाइफस्टाइल ना अपनाएं, थोड़ा सैर करें, व्यायाम करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन, व्यायाम वगैरह किया जाए, और मौसमी फलों वगैरह का सेवन किया जाए, तो कैंसर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा सर्टन ऐसे फैक्टर जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे आप देखेंगे जो हम आजकल एक दिखावे वाला लाइफस्टाइल हमने अपना लिया है। पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं। तो जिस फूड को पैकेज्ड और प्रोसेस्ड किया जा रहा है उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जा रहा है, वो हमारे लिए बना तो नहीं था लेकिन हम खा रहे हैं, हमें भी कई बार खाना पड़ता है। प्रिजर्वेटिव वाला फूड हमेशा नुकसान तो करेगा।
ऐसे ही वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, रेडिएशन हैजर्ड, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में आप देखेंगे, जैसे जैसे मोबाइल बड़े हैं, कुछ अम, इसके साथ स्टडीज़ ऐसी आई जिन्होंने एसोसिएशन बताई, लेकिन वो स्टडीज़ बाद में ज़्यादा आगे अभी आई नहीं है, और उनके रिजल्ट्स भी ज़्यादा अभी आए नहीं हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में वो हमें और रोशनी डाल सकें उस पे, लेकिन इस ये डराना मकसद नहीं है हमारा, क्योंकि इन इन अवेयरनेस। हार्डवेयर इन चीज़ों के इसके बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन जितना अवॉइड कर सकें किया जाए। अगर जैसे रात को कई लोग फ़ोन अपने बेडरूम में ही रख के सो जाते हैं, या अपने बेड के साथ ही रख के सो जाते हैं, इसको थोड़ा दूर किया जाए, जितना हो सके इससे थोड़ा दूर आ जाए, तो रेडिएशन कैंसर चाहे या ना करता हो, बल्कि हेल्थ हैजर्ड तो ये है, साइकोलॉजिकली भी ये हेल्थ हैजर्ड है। तो इन चीज़ों से जब हमने लाइफस्टाइल ही चेंज कर लिया, तो इस किस्म की बीमारियां तो बढ़ेंगी। डॉक्टर साहब, एक फास्ट फूड का भी लगातार कहा जाता है कि जो फास्ट फूड है बिल्कुल हाइजीनिक फूड खाना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह हमारे खास तौर पे टीनेजर्स बच्चे फास्ट फूड की तरफ बहुत इंक्लाइन है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पूरे देश में ये देखने को मिलता है। इसके भी कारण जो हैं, अच्छा अच्छा सेहतमंद खाना ना खाना भी एक कैंसर का रीज़न है क्या? मैंने वही आपको पहले भी बोला कि पौष्टिक आहार ना लेना, संतुलित आहार ना लेना, और पैकेज प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड भी उसी का एक पार्ट है। जंक फूड से ओबिसिटी बढ़ती है, ओबिसिटी कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बड़े सारे कैंसर्स फैट रिलेटेड हैं, वसा युक्त भोजन करने से जो होते हैं, फैटी फूड खाने से होते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर को भी आप इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो, कोलन कैंसर को भी कर सकते हो, रेड मीट से ज़्यादा होता है कोलन कैंसर, प्लस प्रोस्टेट कैंसर को भी फैटी फूड से एसोसिएट कर सकते हो। तो ये जो जंक फूड आप खाओगे, ओबिसिटी आएगी, फैटी आपका वो बनेगा, और उससे ये होगा, कैंसर बढ़ सकता है। आप डॉक्टर साहब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि हम फूड की क्योंकि इसलिए बात कर रहे हैं कि हर आदमी खाना खा रहा है और उसे पता नहीं है किस तरह का खाना है। हालांकि बहुत सारे लोग अब अपनी दिनचर्या को चेंज कर रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं। मगर क्या फ्रेश फ्रूट या फ्रेश वेजिटेबल जो हम मार्केट से लेते हैं वह हमें बहुत अच्छे मिलते हैं या वह सेफ़ हैं? क्योंकि अगर पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ होगा तो कहीं ना कहीं वह भी खतरनाक होंगे। देखिए, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का जो यूज़ है, वो एक्चुअली फार्मर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है, जो यूज़ कर रहे हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो, रादर देन जो कंज्यूमर होगा उसको तो इफेक्ट करेगा वो। एक स्टडी जोनाथन डी बकले ने डेनमार्क में की थी, और कश्मीर में मेरा, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मेरा थीसिस टॉपिक क्लिनिकल प्रोफाइल था लिम्फोमा का, पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, बच्चों में। तो उसमें भी हमने देखा था कि जो ये एसोसिएशन थी इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की, उसमें कैंसर ज्यादा देखा गया था उन घरों में जहां ये यूज होता था। तो कहीं ना कहीं जो यूज कर रहे हैं उनके लिए भी ये डेंजरस है, सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए डेंजरस नहीं है। दूसरी बात जो आपने की, फ्रेश फ्रूट्स, ये आपको बड़ा देखना पड़ेगा आज की डेट में, कि वो जो फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स आप ले रहे हो वाकई पे फ्रेश हैं या नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कुछ न्यूज़ में ही देखा था मैंने कि उनको फ्रेश दिखने के लिए भी इंजेक्शन किए जाते हैं, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर फ्रेश फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कहते हैं, ऑर्गेनिक फूड और होम ग्रोन फूड्स भी अगर आप लेते हैं, तो जो कर सकें, तो उससे थोड़ा बहुत इससे बचाव हो सकता है। डॉक्टर साहब, जो आजकल लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, ख़ास तौर पे वर्किंग आवर्स चेंज हैं, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में रहना है, बहुत लंबी देर तक ड्राइव करना है, बहुत देर तक मोबाइल फ़ोन सुनना है, क्या ये भी रीजंस होते हैं कैंसर के उससे रिलेटेड होते हैं? देखिए, आम पब्लिक में चाहे ना हो, लेकिन अगर किसी को थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है किसी भी वजूहत से, अगर फैमिलियल है या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या कुछ है, तो उनमें ये थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इस तरीके से आप देखें कि आप अगर डेली 30 मिनट, 20 से 30 मिनट अगर व्यायाम कर लेते हैं, तो आपका कैंसर का, क्योंकि ओबिसिटी का रिस्क कम हो जाएगा, तो कैंसर का रिस्क भी कम हो जाएगा। ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने देखा होगा, जैसे मैंने अपने केस में भी देखा, हम सैर करते थे, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा नहीं जा सके, हॉस्पिटल्स में भी हमारे वर्क आवर्स बढ़ गए थे, तो उस दौरान हम एक्सरसाइज से थोड़ा वंचित हो गए। तो हमारे में भी क्योंकि 45 से जब ज़्यादा एज है, तो फैट एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है इमीडिएटली, और वो फिर जाना मुश्किल हो जाती है। तो आप अगर रेगुलर 30 मिनट, 20-30 मिनट वॉक रखें, सिंपल वॉक, ब्रिस्क वॉक करें 20-30 मिनट के लिए, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और स्ट्रेस कम लें, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस कम लें।
क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में है वही होनी है, दूसरी तो होनी नहीं। डॉक्टर साहब, अब हमने ये भी डिस्कस किया किस तरह के कैंसर ज़्यादा इस समय देश में हैं, ये भी डिस्कस किया क्यों हो रहे हैं। अब ये बात करते हैं कि आखिर इससे निजात पाने के लिए सरकार या फिर जिस तरह आप ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, एसोसिएशंस जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस किस तरह से लाई जा रही है? देखिए, जैसे हमारी एसोसिएशन है इस नॉर्थ जोन एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। उनके थ्रू हमने, आपको भी पता होगा, हमने क्रेबेकॉन का नाम की एक कॉन्फ्रेंस, हमारी ट्रस्ट है एलबीएन रेडिएशन ऑफ होप, और ये एनजेडएआरओआई, ये इकट्ठे मिलके जम्मू में ही करवाते हैं। तो 8 क्रेबेकॉन हो चुकी हैं, 9th अभी ड्यू है। तो उनके थ्रू हम मास अवेयरनेस करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी लोगों को पता चले कि साइन सिम्टम क्या है, अवेयरनेस लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आज ही वर्ल्ड कैंसर डे था, लाजवंती भगतनाथ रेडिएशन ऑफ होप ने कैंसर अवेयरनेस लिटरेचर जम्मू में भी डिस्ट्रीब्यूट किया, हर जगह, एवरी नुक एंड कॉर्नर में। कठुआ में जीएमसी कठुआ ने एक्टिविटी की, जीएमसी जम्मू, जीएमसी रजौरी, हर एक गवर्नमेंट सेंटर ने भी एक्टिविटी की अवेयरनेस परकोलेट करने के लिए, एवरी नुक ऑफ कॉर्नर के लिए। तो सरकारी और गैर सरकारी जो इदारे हैं वो इस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपने कहा पर्टिकुलर सरकार का, अगर आप बोलोगे तो मैं कहता हूं कि आज की डेट में जितनी अच्छी तरीके से सरकार ने रोल प्ले किया है, हम कितनी देर से कैंसर पे इंटरव्यूज कर रहे हैं, आपको याद होगा, पहले भी हमने किए हैं। बिल्कुल। आपका और बड़े लोगों का प्रश्न होता था, शायद आपका अगला प्रश्न भी यही होता कि जब डायग्नोज हो जाए तो इसकी, डॉक्टर को आप पूछते हैं कि ट्रीटमेंट बहुत महंगी है तो कैसे गुजारा किया जाए। आज की डेट में आयुष्मान भारत और जेएंडके के संदर्भ में मैं कहूंगा सेहत के रूप में जो योजना आई है, ये इतनी शानदार योजना है। 5 लाख के करीब एक साल में आपको मिलना है। उससे करीबन मैं कह रहा हूं 70-80% लोगों का कैंसर के केस में ट्रीटमेंट पॉसिबल है अब। तो डायग्नोज हो जाए तो डरने की बात नहीं है। तो तभी मैं कहता हूं कि ये जो अगली डेकेड है, अब अवेयरनेस की होने वाली, कैंसर अवेयरनेस पे फोकस करना चाहिए। वो इसलिए कि जब कैंसर अवेयरनेस होगी, अर्ली डिटेक्शन होगी, तो अर्ली ट्रीटमेंट पॉसिबल होगी। आगे की तरह लोगों को, हमने आपको याद होगा, हमने मानसर में एक बार कैंप्स शुरू किए बिल्कुल। थे। उसमें हमें स्टॉप करना पड़ा क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे डायग्नोज हो रहे थे जिनकी कास्ट फैक्टर को अरेंज करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। तो ये मैं एक आप सबमिट कर रहा हूं आपके आगे। तो वो चीज सरकार ने इन स्कीम्स के माध्यम से, जो ये आयुष्मान योजना है, इसके माध्यम से ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही। डॉक्टर साहब, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, मान लीजिए जिनको फर्स्ट स्टेज पे पता चल जाता है कि उन्हें कैंसर है, पहले काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को छुपाया करते थे, बताते नहीं थे, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे। क्या उस चीज़ में बदलाव आया है लोगों के एटीट्यूड में? जी, पहले मैं आपको बताता हूँ, 2010 में हमने पहली बार वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट, ये ऑब्जर्व किया था, जब मैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो हॉस्पिटल बन रहा है उस प्रोजेक्ट टीम में था। जब उस टाइम हमने ये किया था, तो जनरल पब्लिक ही सिर्फ हमारे साथ आई थी। जो कुछ लोग ऐसे जिनके घरों में कोई कैंसर पेशेंट्स थे, तब भी आए थे, लेकिन पेशेंट्स इतने ज्यादा नहीं आते थे आगे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बदलाव जरूर आया है। इसमें मास अवेयरनेस, मीडिया का बड़ा मैं रोल कहूँगा इसमें है। खासकर आपने हर बार हमें सपोर्ट किया है। कई लोग और हैं मेरे फ्रेंड्स, जो मीडिया के, जो जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और उस माध्यम से ऐसी अवेयरनेस ड्राइव्स परकोलेट हुई कि लोगों ने अपने आप को आगे लाया, कि ताकि और लोग इसका फायदा ले सकें। क्योंकि कुछ ऐसे अभी भी पेशेंट्स हैं जो 10-10 12-12 साल से ठीक हो चुके हैं लेकिन आगे नहीं आते। लेकिन आप अगर देखो, युवराज सिंह है, वो भी ठीक हुआ है। बिल्कुल। एक सोनाली आइकॉन बेंद्रे। है, हाँ, सोनाली बेंद्रे। सोनाली बेंद्रे, फिर मनीषा कोइराला। हम्म। तो ये लोग आगे आए हैं, इन्होंने अपने एक इनिशिएटिव्स लिए हैं। यूवी कैन करके युवराज सिंह संस्था चला रहा है। तो उस लिए से लोगों को भी पता चलता है कि हाँ, ये ट्रीटेबल है। और हमने एक ग्रुप बनाया था, याद होगा आपको, कर्क विजयन नाम बिल्कुल, से, बिल्कुल। कैंसर सर्वाइवरशिप ग्रुप। आज भी हमने उसकी एक मीटिंग कंडक्ट की थी। उसके दौरान जब वो पेशेंट्स, सर्वाइवर्स और केयर गिवर्स, जब वो इकट्ठे बैठते हैं और वो एक दूसरे को बताते हैं ना कि हाँ भाई मैं ठीक हो सकता हूँ, तो वो ज्यादा रोल प्ले करता है बनिस्बत के डॉक्टर उनको समझाए। डॉक्टर साहब, किसी समय में कुछ साल पहले पंजाब का जो बठिंडा इलाका है उसको कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता था कि वहाँ बहुत से कैंसर पेशेंट्स हैं। अब
अब क्या अगर आज की डेट में देखा जाए तो कौन सा रीजन या कौन सी स्टेट, कौन सी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ से ज़्यादा कैंसर कैंसर पेशेंट आ रहे हैं, और पर्टिकुलरली उसके कारण क्या हैं? देखिए, बठिंडा का जो आपने नाम लिया, आपको याद होगा उसमें बठिंडा बीकानेर एक्सप्रेस का नाम भी कैंसर एक्सप्रेस के नाम जी। से उन्होंने रखा हुआ था। उस समय एक्चुअली बठिंडा में इतने सेंटर्स भी नहीं थे, आज तो काफ़ी सेंटर्स बठिंडा में आ चुके हैं। उसका रीज़न जो सबसे बड़ा था, उधर थर्मल प्लांट्स हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, क्योंकि खेती वाला वो एरिया है, तो वो यूज़ बहुत ज़्यादा होता था। तो काफ़ी पानी में भी उस उन्होंने टेस्ट किए थे, जिससे वो देखें कि क्यों इतना हो रहा है। आज की डेट में कैंसर की जो संख्या है वो तो वैसे ही उधर है, लेकिन आज उधर सुविधाएं बढ़ी हैं कैंसर ट्रीटमेंट की। देश में बाकी कौन से इलाके हैं जहाँ से ज़्यादा केसेस डायग्नोस होते हैं? नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं, डिफरेंट कैंसर्स डिफरेंट जगह से जी। आते हैं। एक्चुअली पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री हर जगह है नहीं है। जैसे जेएंडके में भी अभी पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री नहीं है। तो ये कहना कि इधर नहीं होगा वो बिल्कुल ही कंफर्म करके वो मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री ना हो तो मैं ये नहीं कह सकता कि सांबा में नहीं है या कठुआ में नहीं है। क्योंकि हम डिपेंडेंट है हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज पे। तो पेशेंट्स कुछ बाहर भी जा रहे होंगे ट्रीटमेंट के लिए, कुछ क्वैक्स के हाथ में रहते हैं, कुछ करना नहीं आते ट्रीटमेंट। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, नॉर्थ ईस्ट में कैंसर की मात्रा की कैंसर के केसेस ज़्यादा देखे गए हैं। प्लस आप अगर देखोगे, जैसे इसोफेगस का कैंसर कश्मीर में ज़्यादा है, इंटेस्टाइन के, क्योंकि वो रेड मीट का इस्तेमाल कह लो। और दूसरा वो जो गरम गरम जो चाय पीते हैं, कहवा पीते हैं, उससे भी शायद कास्टिक स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे बनते होंगे कि जिसकी वजह से हो। कुछ स्टडीज हुई हैं, सॉइल में भी उसमें सिलीनियम की कमी है कश्मीर में। तो वो भी कैंसर इसोफेगस की तरफ एक इशारा करती है, ज़्यादा केसेस की तरफ। डॉक्टर साहब, आज अगर ये बात करें हम कि भारत में जो डेथ रेशो है कैंसर से, उसमें क्या कोई डिक्रीज आया है या इंक्रीज हुआ है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग काफ़ी सारे लोग हालांकि ठीक हो रहे हैं, मगर लोगों के एक मन में ये शंका रहती है कि कैंसर जानलेवा बीमारी है। देखिए, आगे भी मैंने एक दो बार बोला ये कि जो आ, हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो 80% केसेस लेट स्टेजेस में आ रहे हैं। और अभी भी वही, मतलब आप 10% इंप्रूवमेंट कह लोगे, इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई। केसेस तो आ रहे हैं, लेकिन लेट स्टेजेस में आने की वजह से वो सिर्फ 20% ट्रीटेबल क्योरेबल हैं, कंप्लीटली क्योरेबल। जबकि जो 20% से 30% हमारे पास अर्ली स्टेज में आते हैं, वो 80% क्योरेबल हैं। तो अगर पेशेंट्स इंप्रूव जब तक नहीं होंगे अर्ली स्टेज में आना, तो ये जो मोर्टेलिटी रेशियो रेट है, ये इसी तरीके से रहेगा। हालांकि बिकॉज ऑफ एडवांस इन दिस कैंसर रिसर्च साइंस और टेक्नोलॉजी, और जगह जगह पे मौजूद होने से ट्रीटमेंट की सुविधा, प्लस ऑन्कोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी से जगह जगह छोटी छोटी शहरों में भी अब अवेलेबिलिटी होने से, ये रेशो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। लेकिन कुछ आप कहो कि बड़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, अभी वो नहीं हुई। वो उसी के लिए अवेयरनेस इनिशिएटिव्स की जरूरत है, ताकि अर्ली डायग्नोस हो। जितनी देर तक हम स्टेज 1 में डायग्नोस पे और 2 में नहीं करेंगे, तब तक ये मोर्टेलिटी रेशो हमें प्रभावित करती रहेगी। स्टेज 1 पे डायग्नोस होने की जो ग्राफ है वो कुछ बड़ा है क्या पहले से? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं जम्मू में था, तो हमने एक लंग कैंसर पे एक रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस किया था। तो स्टेज 1 में आने वाले केस सिर्फ 9% थे। स्टेज 1 में लंग कैंसर में सिर्फ 9% केस आ रहे थे, और 1 और 2 को मिला के सिर्फ कोई 12-15% आ रहे थे। लेकिन आज की डेट में वही रेशो 20 से 25% हो चुकी है। ओवरऑल इंडिया में देखोगे तो वो फर्स्ट स्टेज का और सेकंड स्टेज का 20% ही है। तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन हमें और अवेयरनेस ड्राइव्स की जरूरत है, जिससे कि ये रेशो इंप्रूव हो सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो अगर आप सच में ही अपनी और अपने चाहने वालों की जान बचाना चाहते हैं और वर्ल्ड कैंसर डे पर कैंसर पर लगाम लगाने के लिए देश में एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको हमारा ये इंटरव्यू ज़रूर देखना होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करना होगा, ताकि लोग अवेयर भी हों और वह कम से कम अपने आसपास अगर किसी को कैंसर होता है तो उसे तुरंत जो है डॉक्टर के पास पहुंचाने के लिए या डॉक्टर के पास भेजने के लिए प्रोत्साहित करें। दीपक खजूरिया, जम्मू।